नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 5वीं वीडियो है। अगर आप हिंदी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो ये नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। नॉम चॉम्स्की ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे जन्मजात भाषा को अर्जित करने की क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। यानी कि अगर बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए तो बच्चे किसी भी भाषा को अर्जित कर लेंगे व्यवहारिक तौर पर। ठीक है, तो ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा अर्जन क्षमता से संबंधित स्टेटमेंट दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह किस समस्या से ग्रसित है? तो पढ़ने में ये अक्षमता है और पढ़ने में अक्षमता को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ध्यान से समझिएगा, कहानी पर आधारित गतिविधि हमको कराना है। तो कहानी का मतलब क्या होता है? कहानी बच्चे को इसलिए सुनाया जाता है ताकि उसमें कल्पनाशीलता का विकास किया जा सके और कहानी के माध्यम से बच्चे एक तरीके से चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी रुचिकर होता है और जिस भी चीज़ में बच्चा रुचि लेगा उससे उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा पढ़ाई के प्रति और वो चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाता है। यानी कि सिखाना, अधिगम कराना, बच्चे को पढ़ाना अंतिम रूप से लक्ष्य होता है कहानी सुनाने का। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को बच्चा समझा है या नहीं इसका आप जांच कैसे करेंगे? बच्चे अगर उस कॉन्सेप्ट को, उस कहानी को पढ़ करके अगर उस पर आधारित प्रश्न का निर्माण कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, यानी कि उस कहानी को समझ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होगी वह कहानी पर प्रश्न निर्माण करना सबसे पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर होगा। एक बार अन्य विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। पहला विकल्प दिया गया है कहानी को शब्दशः दोहराना। तो कहानी को दोहराने का एक तरीके से बहुत संकुचित है। क्यों? क्योंकि आप कहानी को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण नहीं किए। अगर आप अर्थ ग्रहण किए रहते तो अपनी भाषा में बोलते। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शब्दशः दोहराना, यानी कि आपने कहानी को रट लिया है। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों रटने को पूरी तरीके से निषेध करते हैं और बच्चे को अपने ज्ञान की रचना यानी कि कहानी का अर्थ समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहानी के पात्रों का नाम बताना। अब पात्रों का नाम बताना ही कहानी सुनाने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि कहानी का अर्थ समझाना, पूरे कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में उस कहानी को पिरो करके बच्चे को बताया जाता है। तो पात्र यहां पर बिल्कुल संकुचित है, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहानी का शीर्षक बताना। यह भी निगेटिव है क्योंकि कहानी का शीर्षक जो बताने की बात की जा रही है, अगर आपने कहानी समझ लिया है तो जाहिर सी बात है शीर्षक भी बता लेंगे। यानी कि जो शीर्षक बताने वाला था वो पहले से ही इस चौथे विकल्प में इंक्लूडेड है, क्योंकि तीसरा जो विकल्प है वो संकुचित है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हिंदी भाषा या फिर किसी भी भाषा का जो महत्वपूर्ण आकलन किया जाता है वो बच्चे अपने आप को उस भाषा में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी भाषा, चाहे आप हिंदी बोल लीजिए, अंग्रेजी बोल लीजिए, फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, बच्चे को इसीलिए सिखाया जाता है ताकि वह अपने आप को उस भाषा में अभिव्यक्त कर पाए, यानी कम्युनिकेट कर पाए, अंतःक्रिया कर पाए समाज में। तो मौखिक अभिव्यक्ति इसका सबसे पॉजिटिव सेंस में था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अन्य विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिया गया है लिखित परीक्षा। देखिए, भाषा सिखाने का मतलब सिर्फ उद्देश्य इतना नहीं है कि आप परीक्षा में पास हो जाइए, परीक्षा में लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे को समाज में अंतिम रूप से पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद से समाज में ही रहना है और समाज के लोगों से इंटरेक्शन करने की क्षमता उसमें आ जाए, ये भाषा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो लिखित परीक्षा जो है वो एक तरीके से संकुचित था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जांच सूची। जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट की बात की जा रही है, यानी कि इस प्रकार से कुछ लिस्ट होगा जिसमें सही और गलत का टिक लगाने वाला होगा, कुछ प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चे से हिंदी भाषा का आकलन करते समय कुछ प्रश्न आपने पूछा और सही या फिर गलत में अगर आप टिक लगा रहे हैं तो इसमें बच्चा अभिव्यक्त कहाँ कर पा रहा है? वो तो सिर्फ आपके प्रश्न को सुन करके कुछ उसका जवाब दे रहा होगा हाँ या फिर ना में। तो इसमें अपने आप को बच्चे ने एक्सप्रेस नहीं किया उस पर्टिकुलर भाषा में, हिंदी भाषा में, इस वजह से ये निगेटिव था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संकुचित है, उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए, साक्षात्कार। ये भी बिल्कुल जांच सूची की तरह है कि जब कोई आपसे इंटरव्यू लेता है तो जाहिर सी बात है आपसे प्रश्न पूछता है और आप उन प्रश्नों का जवाब दे रहे होते हैं। तो यहां पर आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, बल्कि
अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब कि आप अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्न हो सकता है कि मुक्त सिरे वाला प्रश्न हो, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का आपको बेहतर विकल्प नहीं मिल रहा है इसमें साक्षात्कार में, आप बंधे बंधाए प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे होंगे, तो ये भी निगेटिव था। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति की अगर बात की जाती है तो मौखिक अभिव्यक्ति बिल्कुल मौलिक विचार के अंतर्गत अपने आप को खुले तौर पर एक्सप्रेस करने की कला है, यानी कि आप सबसे जो ब्रॉड सेंस में था वो मौखिक अभिव्यक्ति है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां पर देख लीजिए, दूसरे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दूसरा दिया गया है व्याख्या। बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की। प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए व्याख्या बिल्कुल निगेटिव होता है। कैसे? देखिए, बच्चे को खेल के माध्यम से ही पढ़ाना है, उस गतिविधि के माध्यम से उसमें उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बताना है। व्याख्या का मतलब क्या होता है कि जैसे उच्च क्लासेस में आप देखते हैं कि टीचर आते हैं कक्षा में, बच्चे निष्क्रिय बैठे हैं और एक लेक्चर देकर के चले जाते हैं, मतलब एक व्याख्या देकर के चले जाते हैं। बच्चा सीखा ना सीखा उसे कोई मतलब नहीं है। लेक्चर का मतलब ये होता है, व्याख्या का मतलब ये होता है। यहां पर एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के उस पर्टिकुलर कक्षा में सहभागिता दिखा रहे होने चाहिए, तभी उनके ज्ञान की रचना होगी। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका यह कहना था कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, ठीक है। और बच्चे संज्ञानात्मक विकास एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के कहते हैं, ये जीन पियाजे के द्वारा कहा जाता है। तो व्याख्या में क्या होता है कि बच्चे निष्क्रिय बने रहते हैं, टीचर ही केवल लेक्चर देते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से व्याख्या निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अलंकार और छंद दिया गया। अलंकार और छंद ये हायर क्लासेस के लिए होता है, कक्षा 5 तक को प्राइमरी स्तर पर माना जाता है। यहाँ पर आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा अलंकार और छंद को पढ़ एक तरीके से समझ पाएगा। तो ये निगेटिव सेंस में हो गया, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भावपूर्ण पठन। भावपूर्ण पठन का मतलब क्या हो गया कि भाव मतलब कि उसका अर्थ, और पठन मतलब कि पढ़ करके, यानी पढ़ करके उस कविता का अर्थ निकाल पाए बच्चा, बस इतना ही महत्वपूर्ण होगा प्राइमरी स्तर के लिए। क्योंकि बच्चा उस कविता को पढ़ करके उसका अर्थ समझ ले, यही बहुत बड़ी बात है प्राइमरी स्तर के लिए। तो यही आपका पॉजिटिव सेंस में था और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला दिया गया है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक बच्चे को सीमित कर देता है उसके विद्यालयी जीवन से केवल, यानी कि ये संकुचित थोड़ा होता है। आज हम लोग बच्चे अपने ज्ञान की रचना सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित होकर के नहीं करते हैं, वो शैक्षणिक भ्रमण भी करते हैं, यानी कि बाहरी परिवेश से भी बच्चों को जोड़ा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक थोड़ा संकुचित है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषा आकलन। यहाँ पर भाषा शिक्षक के तौर पर आपको उत्तर देना है, तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया था। तो चूंकि भाषा आकलन, जब आप बच्चे को भाषा सिखा देंगे तभी तो आप उसका भाषा आकलन कर पा रहे होंगे, यानी कि अभी आपने भाषा को नहीं सिखाया और पहले ही भाषा आकलन की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा निगेटिव था, ठीक है। चौथा देखिए, संसाधन सामग्री। संसाधन कहने का मतलब कि रिसोर्सेज की बात की जा रही है। एनसीएफ 2005 रिसोर्सेज यानी संसाधन यानी बाहरी परिवेश से जोड़ करके ईवीएस की शिक्षा देने की बात करता है। और हम लोग लैंग्वेज की क्लास की बात कर रहे हैं, भाषा यानी हिंदी अंग्रेजी जैसे भाषा शिक्षक के तौर पर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर जो संसाधन है, जो बाहरी परिवेश है, वो बच्चों को ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट था, हिंदी सब्जेक्ट के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से ये भी निगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, भाषा शिक्षण, यानी कि भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब कुछ में आप बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, एक तरीके से टीचिंग कराएंगे। तो भाषा शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा भाषा शिक्षक के तौर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि एज ए लैंग्वेज टीचर आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, निश्चित तौर पर उसमें धारा प्रवाह बोलने और एक तरीके से चीज़ों को समझने और जो भी 4 कौशल हैं उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो, यानी कि पहली कक्षा फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, उसके पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है जो सरल हो। ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चों के लिए सरल भाषा का ही तो प्रयोग करेंगे। फिर भी ये उत्तर नहीं होगा, मैं स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा दिया गया जटिल हो। अब बच्चों को आप ऐसे अपने स्तर पर उसको जितना कंफर्टेबल फील करा करके पढ़ाएंगे उतना ही वो बच्चा समझ पाएगा। अब पहले से ही उसके मानसिक स्तर से कठिन चीज़ें आप उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, और जब इंटरेस्ट नहीं लेगा तो इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा और उसकी वजह से वो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कर पाएगा। तो जटिल चीज़ें हमेशा निगेटिव होती हैं, ठीक है, आपका उत्तर कभी भी नहीं होगा। चौथा देखिए, साहित्यिक हो।
साहित्यिक कहने का मतलब कि लिटरेचर से संबंधित बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, उनको साहित्यिक चीज़ों से जोड़ करके बस इंट्रोडक्शन लेवल पर बच्चों को बताया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल साहित्य में आप बच्चे को पारंगत कर पाएंगे, तो ये निगेटिव होता है प्राइमरी स्तर के लिए साहित्यिक, क्योंकि बच्चे को कहानी और खेल के माध्यम से ही बताना है, और इसमें कितना आप साहित्य जोड़ लेंगे, लिटरेचर कितना जोड़ लेंगे, ये भी एक तरीके से संकुचित था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जो भाषा सहज हो। सहज कहने का मतलब कि जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हो। अब ये ब्रॉड सेंस में कैसे बच्चे किस में कंफर्टेबल होंगे, जब कंटेंट उसके मानसिक स्तर के अनुरूप होगा, जब कंटेंट यानी जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है, जो कंटेंट है वो उसके आयु वर्ग के अनुसार होगा, साथ ही साथ जो सरल होगा। तो जो सरल वाला था वो पहले से इस सहज वाले में इंक्लूडेड है, इस वजह से जो सरल वाला ऑप्शन था वो अब संकुचित हो गया, इस वजह से गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 सहज वाला बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में भाषा सहज होनी चाहिए, बच्चे जिसमें कंफर्टेबल हों। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और गतिविधियां बच्चों के किस में मदद करती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर के अंत में जो प्रश्न पूछे गए रहते हैं उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो बच्चों में क्या विकास करने में मदद करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा विस्तार। अब ये एप्रोप्रिएट कैसे हुआ इसके बारे में समझिए। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण, लेखन, वाचन और पठन। तो यहाँ पर देख लीजिए, भाषा के चारों कौशल इसमें पहले से इंक्लूडेड हैं, और ये 3 कौशल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ऑप्शन के रूप में। तो ये तीनों कौशल अलग अलग दिए गए हैं, इस वजह से संकुचित हो गया। भाषा विस्तार में पहले से ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल है, इस वजह से ये ब्रॉड सेंस में, और यहीं आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब भी प्रश्नों को आप देख रहे होते हैं तो सबसे पहले प्रश्नों को देखने से एक तरीके से जब आप देख रहे हैं तो होता क्या है कि आप उसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर रहे होते हैं, यानी कि पठन कौशल आप में विकसित हो गया। उसके बाद से प्रश्नों का उत्तर आप लिख रहे होते हैं, यानी कि लेखन कौशल का विकास आप में हो गया। उसके बाद से अगर मान लीजिए प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप उसको टीचर से पूछते हैं, यानी कि आपने वाचन किया, तो जब टीचर से पूछ रहे हैं तो आपने बोला, यानी बोलने का कौशल भी आप में विकसित हुआ, और जब टीचर ने उसका उत्तर दिया तो आप में श्रवण कौशल का भी विकास हो रहा है, यानी कि आप टीचर के द्वारा दिए गए उत्तर को सुन रहे हैं, यानी कि चारों कौशल का विकास होगा, और चारों कौशल का विकास भाषा विस्तार में पहले से इंक्लूडेड है। इस वजह से पहला, तीसरा और चौथा जो था वो संकुचित हो गया, और ऑप्शन नंबर 2 ये ब्रॉड सेंस में, क्योंकि चारों कौशल इसमें पहले से इंक्लूडेड है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, यानी कि निगेटिव सेंस में जो कम इंपॉर्टेंस वाला होगा वही हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा दिया गया है, बच्चों का अनुभव संसार। बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वही उसका अनुभव है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को कहानी, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को बताना है, जैसे कि मान लीजिए विज्ञान में ही कोई कॉन्सेप्ट बताना है या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट में ही बच्चे को बताना है, तो वो उसको कहानी के माध्यम से बताया जाता है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले पाएँ। ठीक है, तो बच्चे इंटरेस्ट कब लेंगे, जब उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताया जाएगा, यानी उन बच्चों को खुद ये महसूस हो रहा होगा कि हाँ ये चीज़ तो मैं जान रहा हूँ, अब इससे जोड़ करके बच्चे को आगे का ज्ञान दिया जाएगा। यानी कि बच्चों का जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी के चयन करते समय, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है, और प्रश्न में आपसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया था, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि बच्चों का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही इस पर आधारित था कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि सामाजिक रूप से जो सांस्कृतिक चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, जो परिप्रेक्ष्य में जिनका पालन पोषण बच्चों का हुआ है, वो परिप्रेक्ष्य बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उससे जुड़ा हुआ कहानी बच्चे को सुनाएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे अपने आप को उस कहानी से जुड़ाव महसूस करेंगे और उस कक्षा में अपने आप को सहभागिता पाएंगे, और जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में, उसका अर्थपूर्ण अधिगम उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में था, लेकिन प्रश्न निगेटिव पूछा गया, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, कहानी का कलेवर। कलेवर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ढांचा, यानी कि जो ड्राफ्ट है, कहानी का जो ड्राफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बच्चे को किस दिशा में आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि कम महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कहानी की लंबाई और विस्तार। ये बच्चे के लिए कम इंपॉर्टेंट है। क्यों कम इंपॉर्टेंट है? देखिए, बच्चा प्राइमरी स्तर का 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए आप ऐसा थोड़ी है कि 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का कहानी लिख देंगे। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पेज में ही आप कहानी को समेटना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत लंबा कहानी होने पर बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि कहानी की लंबाई और विस्तार, यानी बेवजह कहानी को खींचने की बात की जा रही है। तो ये प्राइमरी स्तर के लिए निगेटिव सेंस में है, और चूंकि आपसे निगेटिव में ही पूछा गया था कि कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो यही सबसे कम महत्वपूर्ण है, और चूंकि निगेटिव था इस वजह से यही
यहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ने की कुशलता यानी पठन कौशल के बारे में पूछा जा रहा है। पठन कौशल का मतलब ये होता है कि पढ़ करके आप उसका अर्थ ग्रहण कर लें। बात हो रही प्राइमरी स्तर के लिए, तो प्राइमरी स्तर के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर लें। तो तेज गति यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं था, तो दूसरा विकल्प तो पहले ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए, पहला दिया गया है लिपि ज्ञान और चौथा दिया गया है शब्द ज्ञान। तो लिपि और शब्द, अगर आपने उस लेख का जो भी कहानी है उसको पढ़ करके अगर आपने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, उसको समझ लिया, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिपि को भी जानते होंगे, उस भाषा के लिपि को भी जानते होंगे और उस भाषा के शब्दों को भी जान रहे होंगे, तभी तो आपने उसका अर्थ ग्रहण किया। यानी कि जो अर्थ वाला ऑप्शन है वो ब्रॉड सेंस में है और लिपि ज्ञान जो है ये पहले से इसमें इंक्लूडेड है और शब्द ज्ञान भी पहले से इंक्लूडेड है, क्योंकि आप शब्दों के बारे में जान रहे हैं, उस पर्टिकुलर भाषा के लिपि के बारे में जान रहे हैं, तभी तो पढ़ करके आप उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे होंगे। यानी कि जो लिपि था ये संकुचित हो गया और शब्द ज्ञान भी संकुचित हो गया और तेज गति तो पहले ही हमारा गलत था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, अर्थ जो है ये ब्रॉड सेंस में है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।